हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 20 जनवरी के आपके सीटेट के पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने 17 जनवरी और 18 जनवरी का पेपर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। 18-19 का मैंने एक ही साथ वीडियो डाला हुआ है। इसके अलावा 17 जनवरी का सेपरेट वीडियो है, तो उसको भी ज़रूर देखें। इससे पहले के भी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो चलिए सबसे पहले ईवीएस के क्वेश्चन और साथ में आपके सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए जाएंगे। मैथ और ईवीएस सीडीपी सभी के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए जाएंगे। देखिए, इनमें से कौन से जानवर शाकाहारी है। तो यहाँ पर आपके इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 20 जनवरी को। तो देखिए इसका आंसर क्या है। गाय, खरगोश, घोड़ा, हाथी और भी क्या सब हो सकता है, भेड़ हो सकता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी एनिमल जो घास भूसा खाते हैं वो होते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी ने इसका आंसर सही लगाया होगा। और जिनका पेपर आने वाला है, अगर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप लोग भी अच्छा ही करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस पारिस्थितिक में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में क्या होता है, घटता है। तो जो ऑप्शन दिया गया था वो उस हिसाब से इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी भी आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन करवाए थे आपके ईवीएस के, उसमें भी मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को करवा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि बाजरे का जो कौन सा भाग है जिसे कूटा जाता है। तो पुष्प को, तना को, पत्ती को या बीज को। तो देखिए जो बाजरा होता है उसके बीज का प्रयोग किया जाता है। गेहूं, बाजरा, जौ इत्यादि का बीज का प्रयोग किया जाता है और उसको कूट करके क्या बनाया जाता है, पीस कर आटा बनाया जाता है। तो यहाँ पर और उसकी रोटियां खाई जाती है। तो ये तो हम सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से मानव निर्मित आपदा कौन सी है। तो आपके ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन था वो था भूस्खलन। तो यहाँ पर मानव निर्मित आपदा है। उसके बाद अगर बात करें तो अंतरिक्ष में 6 महीने से ज़्यादा कौन रहा था। तो सुनीता विलियम्स जो है वो अंतरिक्ष में 6 महीने से ज़्यादा रही थी। सही आंसर इसका यही होगा। और अगर इसके बारे में और चीज़ जाने तो इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ये आपका यहाँ पर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से घर हमें सर्दी गर्मी से बचाते हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाते हैं। तो मिट्टी के घर, पत्थर के घर, लकड़ी के बने घर जिनकी छतें कैसी होती है, ढालू होती है। तो ये हमें सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि हम भारत की राजधानी दिल्ली को बीच में रखते हैं तो लखनऊ और चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी। अगर यहाँ पर आपसे पूछा है दिल्ली को बीच में रखते हुए लखनऊ और चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी, तो इसको मैं चाहती हूँ आप लोग मैप के थ्रू समझे। तो यहाँ पर हम लोग मैप को लेकर आते हैं। तो देखिए दिल्ली के सापेक्ष में किसे देखना है, लखनऊ और चंडीगढ़। तो चलिए मैप को देखते हैं। देखिए ये रहा आपका प्यारा भारत और ये रहा आपका दिल्ली। दिल्ली के सापेक्ष में लखनऊ और चंडीगढ़ को देखना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ ये रहा। और चंडीगढ़ कहाँ है, चंडीगढ़ आपका कहाँ पर है, बिल्कुल ऊपर देखिए दिल्ली के उत्तर में आपका चंडीगढ़ पड़ता है और दक्षिण में क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, नीचे की तरफ है दिल्ली के, तो ये दक्षिण में पड़ा। और ये जो आपका चंडीगढ़ है वो उत्तर में पड़ा। ठीक है, तो आपने मैप देख लिया। इस तरह से हम लोग मैप के थ्रू अगर देखते हैं तो हमें इसकी जो दिशा है वो पता चलती है। तो चलिए अब लोग हम क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले कि जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है आप देख सकते हैं कि मैप और डायरेक्शन से जितने भी आपके डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छा वीडियो बना दिया है। आप लोग चाहें तो उसको ज़रूर देखें। आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे और सारा ही बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस हिसाब से हमने दक्षिण और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पूर्व और दक्षिण देखा। तो पूर्व यानी कि आपका जो यहाँ पर ये आपका पश्चिम चंडीगढ़ हो जाएगा और पूर्व दक्षिण में क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे चंडीगढ़ है। तो ये आपका हो गया कहाँ, ये पश्चिम की तरफ हो गया, उत्तर पश्चिम में। और जो आपका लखनऊ है वो कैसे हो जाएगा, पूर्व में, और नीचे है तो दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, उत्तर पश्चिम चंडीगढ़ के लिए, पूर्व दक्षिण उत्तर प्रदेश के लिए। वहाँ पर आपको उत्तर और दक्षिण भी दिया होगा और इस तरह से उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण भी दिया होगा। तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाएंगे। घटपर्णी पौधे पर ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो घटपर्णी पौधा कीट पतंगों का शिकार क्यों करता है, तो उसको नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। आपके पास ऑप्शन में सल्फर और भी कई चीज़ें दी होगी, तो नाइट्रोजन के लिए वो कीट पतंगों का शिकार करती है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है उसको मिल जाती है लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिलता है, तो इसलिए वो कीट पतंगों को खाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका 17 जनवरी को पूछा गया था कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने आंसर सही लगाया था, पहले भी कर रखे हम लोग क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार आ रहा है। अलास्का, फिर लीबिया, फिर अल्जीरिया, तो यहाँ पर अर्जेंटीना यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका मैप से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, या फिर दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिल्ली के सापेक्ष में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थिति को मैप में दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए मैप को देखते हैं। देखिए यहाँ से दिल्ली के सापेक्ष में हमें क्या देखना है, ये रहा आपका दिल्ली और ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और इसी तरह से भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी ये यहाँ पर है। तो दिल्ली के सापेक्ष में आपके उत्तर में हो गए हिमाचल प्रदेश यानी शिमला, और दक्षिण में क्या हो गया, भोपाल, ठीक है। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर दिशा बन रही है वो किसकी, उत्तर और दक्षिण की, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग मैप और डायरेक्शन के वीडियो को देख लीजिए, बहुत उसमें एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए ट्रेन से संबंधित अब आपके सामने क्वेश्चन है। तो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो देखिए कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा, और यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली। कितने बजे चली, शाम के 19:45 पर, यानी कि 7:45 पर चली। और 1 दिसंबर, देखिए कब, ये 29 नवंबर को चली ये, ठीक है। और कितने बजे चली, शाम को 7:45, और कब पहुंची, 1 दिसंबर 2019 को 11:45 को नागरकोइल पहुंची, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक की इसकी डिस्टेंस, मतलब इसके कुल आवर्स को जोड़ें, यानी कुल कितने घंटे ये दूरी तय किया, तो घंटे के हिसाब से अगर बात करें तो 40 घंटे टोटल होता है। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, 40 घंटे आएगा। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो दूरी आप लोगों को दे रखा है। तो दूरी दे रखा है आपको, यहाँ पर कितने आवर इसने यहाँ पर डिस्टेंस में चला, तो 40 घंटे की दूरी तय की इसने। तो इस हिसाब से क्या करेंगे, 21 जो आपका दूरी है, दूरी बट्टे समय होता है, तो समय कितना है, 40 घंटे। तो इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 2120 को 40 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका टोटल जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 53 पर पूरा कट जाएगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद पोषण से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, दिशा से संबंधित मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब चलिए आपके सीडीपी के क्वेश्चन देखती हूँ कहाँ से पूछा गया था। तो ये आपके कुल क्वेश्चन, जैसे कि कोलवर्ग नैतिक विकास से 2 प्रश्न, बायगॉत्स्की से, जीन पियाजे से, चॉम्स्की से, पोर्टफोलियो से, बुद्धि से, और एडीएचडी से, इससे संबंधित सारे प्रश्न आपके पूछे गए थे। कथन और कारण से, एनईपी 2020 से, जेंडर से, समायोजन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन में दिया गया है, मैं आगे भी सॉल्व करवाऊंगी, जो बीच में मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम यानी 1 से लेकर के जो भी आपके प्रथम जो होंगे, मतलब पहले 5 जो अभाज्य संख्या होगा उसका औसत क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो आपका
अभाज्य संख्या वो होता है जो 2 से विभाजित ना हो। तो देखिए 2 हो गया, 2 जो मतलब खुद से और 1 से विभाजित हो, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 2 खुद के टेबल से और 1 से विभाजित होता है। फिर 3 हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका 5 हो गया, फिर 7 हो गया और फिर 11 हो गया। ठीक है, इस तरह से देखिए तो हमारे पास पहले 5 अभाज्य संख्याएं आ गई। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर दीजिए। अब ये 2 + 3 + 5 + 7 और +11, इन सब के टोटल नंबर कितने हैं, 5 5 लिख दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा आपका, कितना आएगा 28। 28 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5.6 5.6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया 5.6। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था। 5 और 5 के 10 सिक्के हैं, यानी ये 5 5 के 10 सिक्के हैं। ठीक है, इस तरह से कि इन्होंने कहा कि उनको एक दूसरे के नीचे रखने पर कौन सी आकृति बनेगी। देखिए आप इसको एक दूसरे के नीचे रखते जाएंगे तो कौन सी आकृति बन रही है, कौन सी बन रही है, बेलन की बन रही है, यानी सिलेंडर की बन रही है, सिलेंडर की आकृति बन रही है। तो ये आकृति क्या कहलाएगी, बेलन की आकृति कहलाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम से संबंधित प्रश्न पूछे, आपके समकोण से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं हर वीडियो में। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 2 सही 2/3 में समकोण की डिग्रियों की संख्या कितनी है। तो समकोण मतलब राइट एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो समकोण मतलब 90 डिग्री। तो 2 सही 2/3 को प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आइए। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 में 2 जोड़ देंगे 8, तो 8 बटे क्या हो जाएगा 3 और गुना समकोण यानी 90 डिग्री। यहाँ पर हमेशा 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ऐसे नंबर आएंगे जिससे ये कट जाएगा। तो देखिए 3 3 जा 9, 30 आया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, समकोण से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। वैन हीले से क्वेश्चन मैं आगे यहाँ पर करवाऊंगी, पैटर्न पर आधारित प्रश्न भी करवा रही हूँ। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को देखना। बाकी आप लोग इन सब का देख लीजिए। आपके हिंदी में समाज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी P2020 NCF 2005। भाषा अर्जन और अधिगम ये पूछा जा रहा है। संस्कृत में प्रत्यय विभक्ति समास जीन पियाजे NCF 2005। ये सब सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अब चलिए हम लोग CDP के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। और आपके वाइगोत्स्की के थ्योरी से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पियाजे के थ्योरी से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, CDP में पूछे जा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है आपका सब्जेक्ट सब में ही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन CDP के स्टार्ट करते हैं करना। निकटस्थ विकास क्षेत्र क्या है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ZPD। तो पहला ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। बी ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। और उसके बाद सी और डी ऑप्शन दिया गया है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। या फिर विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते। नेगेटिव आपको बिल्कुल ऑप्शन को ध्यान में रख करके इसको एलिमिनेट करना होता है। तो देखिए सही ऑप्शन यहाँ पर जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। एल्बर्ट बंडूरा, BF स्किनर, ले वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। बिल्कुल ले वाइगोत्स्की। जब भी सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक सांस्कृतिक, ये जो भी ये आपके टर्म देखने को मिल जाए तो आपके ले वाइगोत्स्की ही सही ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए स्कैप फोल्डिंग से आपके 17 जनवरी को क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कैप फोल्डिंग की संकल्पना किसने दी है, थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा या स्किनर द्वारा। तो बिल्कुल वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है। इसके बाद देखिए आपके बुद्धि यानी हावर्ड गार्डनर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हावर्ड गार्डनर के क्वेश्चन आपके लगातार क्वेश्चन दिया जा रहा है, चाहे वो बुद्धि से संबंधित हो या फिर आपके हावर्ड गार्डनर से संबंधित हो। तो इसमें बुद्धि से कैलकुलेशन वाले भी सवाल मैंने ऑलरेडी 17 जनवरी के पेपर में करवाए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखें। देखिए हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है
शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को हिसाब से कौन सा आंसर सही लग रहा है आप लोगों को? डी ऑप्शन मैंने नहीं पढ़ा, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक यानी विभिन्न विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अब जेंडर से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, तो देखिए जेंडर से आपके कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बना बना के। तो जेंडर समझ लेते हैं क्या होता है। तो एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है या एक सामाजिक संरचना है। तो बिल्कुल जेंडर जो है वो एक सामाजिक संरचना है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो यह किसका उदाहरण है? तो जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संबंधता का या फिर जेंडर समरूपता का? तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? बिल्कुल यहाँ पर वो जेंडर पक्षपात कर रहे हैं, लड़के लड़कियों में भेद कर रहे हैं, तो यहाँ पर जेंडर पक्षपात को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। देखिए जो आपका बच्चे का जो पहला समाजीकरण होता है, प्रथम समाजीकरण होता है, वो होता है परिवार और पड़ोसी। ठीक है, परिवार अगर सिंगल हो तो परिवार, और अगर परिवार और पड़ोसी दोनों साथ में हो तो वो ऑप्शन सही होगा। द्वितीयक समाजीकरण जो होता है वो आपका होता है कौन सा? विद्यालय एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अभिकथन से आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो चलिए इस पर भी आधारित एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभिकथन दिया है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। फिर कारण दिया है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो सही विकल्प चुनें। अब इन दोनों के हिसाब से आप सही विकल्प को चूज करें। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से? बिल्कुल ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अब आपके पियाजे से संबंधित क्वेश्चन लगातार आपको देखने को मिल ही रहा होगा एग्जाम में भी, तो अब हम लोग पियाजे से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना या फिर सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो अब यहाँ पर कूट में आंसर दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन में, अगर आप इसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर होगा आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये आपका सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर बाकी के ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनईपी 2020 से जहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार बन रहे हैं, तो इसके थ्योरी, इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में करवा रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें CTP 2023, तो इस हिसाब से आप लोग उसमें इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है बहुभाषावाद, एक भाषावाद, फिर है पाठ्यक्रम का मानकीकरण, फिर है मूल्यांकन का मानकीकरण। तो ये बहुभाषावाद को की सिफारिश करता है, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पियाजे से ही कि यहाँ पर हिंदी के आपके लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है? साहचर्य जन्य है, सुमेल है, युक्ति जन्य है या फिर सामाजिक है? बिल्कुल क्या है? सुमेल है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाइगॉत्स्की से, तो बाइगॉत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन आंतरिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, निजी भाषण या फिर मौन भाषण? बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा, निजी भाषण। ठीक है, निजी भाषण आए तो आप बाइगॉत्स्की को लगाएंगे, लेकिन अहम केंद्रित आए तो किसको लगाएंगे? पियाजे को लगाएंगे। चलिए, लॉरेंस कॉलबर्ग से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। देखिए ये आपके 20 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसी के क्वेश्चन है, और इसमें जो टॉपिक मिले हैं उसी पर आधारित क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला है उत्तर प्रथागत, फिर अमूर्त संक्रियात्मक, फिर प्रथापूर्व और प्रथागत।
बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है और 20 जनवरी को भी क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्र पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? शुद्ध उच्चारण करना, अक्षरों को पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, कठिन वाक्यों को पढ़ना। एनसीएफ 2005 पर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सिर्फ एनसीएफ 2005 के ऊपर ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर रखा है, आप लोग जरूर उसे देखें, बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी होगा कि समझ के साथ पढ़ना। हमेशा पॉजिटिव जो आपका कीवर्ड होगा ना, रूपरेखा हो चाहे एनईपी हो, वहाँ पर आप उसको टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा अर्जन चॉम्स्की साहब हर बार आ रहे हैं। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? तो आपके पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर, बिल्कुल चॉम्स्की से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके समायोजन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो नवीन जानकारियों को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहले से जो बच्चा जान रहा होता है, जैसे आपने कुत्ते बिल्ली का बहुत सारा उदाहरण पढ़ा होगा, पहले उसने वाइट कलर का डॉग देखा, फिर बाद में ब्लैक कलर का देखा, तो फिर उसने कहा कि नहीं, डॉग जो है ब्लैक कलर का भी होता है। तो उसने जो उसके पुराने ज्ञान थे उसमें उसने नए ज्ञान को समायोजित किया, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर इसको ही हम क्या कहेंगे? समायोजन कर लेना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? अनुकूलन, फिर है आत्मसातकरण, फिर है समायोजन, फिर है अहम केंद्रिता। तो क्या आएगा? समायोजन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अ चेंज और मॉडिफिकेशन टू अ स्कीमा इज कॉल्ड एन अकोमोडेशन, और स्कीमा में बदलाव या संशोधन ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपके क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन अब लिए गए हैं। तो देखिए वैन हीले से आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वैन हीले के जो आपके थ्योरी हैं उसको जरूर अच्छे से पढ़ें। तो वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, वे हैं, वो कौन से स्तर पर हैं? तो पहले स्तर 1 विश्लेषण, फिर स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, फिर है स्तर 3 औपचारिक निगमन, या फिर स्तर 0 मानसिक चित्रण। बिल्कुल मानसिक चित्रण है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपके पैटर्न से क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न का अगला पद पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर पहले 1 था, फिर 4 हुआ, फिर 5 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा? 7 बढ़ा, 7 के बाद अब कितना बढ़ेगा? 9। तो इस हिसाब से 25 आएगा। और इसी तरह से ए बी सी फिर डब्ल्यू डी है। इसके बाद जो आप देखेंगे इसका अगर सही सीक्वेंस लगाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा आपका डी के बाद ई आता है तो वी ई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? पूछा है। तो दृश्यकरण नहीं है, मूर्त संचालन नहीं है, विश्लेषण नहीं है, या फिर स्वयं सिद्ध यानी अभिगृहिती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बी ऑप्शन है, मूर्त संचालन जो है इसके स्तर में नहीं आता है, बाकी ये तीनों ही ऑप्शन सही। समझ आ गया होगा आप। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए 5 क्रमागत का मतलब होता है x, फिर दूसरा हमने माना x+1, तीसरा माना हमने x+2, चौथा माना हमने x+3 और पांचवा माना x+4। जब भी क्रमागत कहे तो x मानना है, ठीक है। जितने भी आपके क्रमागत संख्या बोले तो इन सबको प्लस कर देंगे और बराबर कितना है? 20, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ लें, कितने x हैं? 5 x हैं। और इन सबको जब आप जोड़ेंगे 1 2 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। अब x वाले को इधर रखें और 20 में से इस वाले 10 को इधर माइनस कर दे, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/5, 5 दूनी 10। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमें प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग बताना है, योग। तो प्रथम 3 क्रमागत x की वैल्यू याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट स्टेप को। अब यहाँ पर हम प्रथम 3 ले लेते हैं, पहला x ले लेते हैं, फिर x+1 ले लेते हैं और फिर x+2 ले लेते हैं। 3 क्रमागत आ गया, इन तीनों की वैल्यू निकाल कर जोड़ लेंगे। तो पहला x 2 हो गया, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ठीक है, ये वाला हो गया सेकेंड वाला। फिर यहाँ पर x कितना है? 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। इन सबको जोड़ लें, ये 2 2 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया।
तो 4 3 7 और 2 कितने हो गए 9। क्या है आंसर? डी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका साइड निकालना है। ये वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो इससे आप साइड निकालेंगे। उसके बाद पेरीमीटर निकालेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर बोला है ना कि कितना क्षेत्रफल घेरेगा, तो देखिए 100 यहाँ पर वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर जिसे हम कहते हैं। तो ये 144 है, तो 144 अगर मैं साइड की बात करूँ यहाँ पर, तो ये 12 का वर्ग होता है, तो ये साइड से साइड गया तो आपका ये 12 आ गया भुजा, यानी 12 क्या आ गया, भुजा आ गया। अब इस हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्ग का जो है वो परिधि वर्ग का पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 12, कितना आ गया 48। ठीक है, कि 48 सेंटीमीटर ये आपका स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, 48 सेंटीमीटर आ गया क्या पेरीमीटर। अब इस हिसाब से कहा कि इसी तार को क्या किया उसने, आयत के रूप में मोड़ दिया, और उसकी लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आयत की बात करूँ तो आयत का क्या निकालेंगे, आयत का परिमाप यहाँ पर वही लेंगे जो वर्ग का परिमाप है, यानी दोनों का परिमाप जो है बराबर है। तो उस हिसाब से सॉल्व जो करेंगे वो हम करेंगे आयत के परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप। ठीक है, यानी अगर इसका 48 है तो इसका भी 48 ही होगा। इस हिसाब से अगर मैं आयत का क्या निकालूं, आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालूं आयत का, तो क्या निकलेगा 2 इंटू एल प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 48 रखिए, यहाँ पर 2 और लंबाई आपको 16 दिया गया है और बी कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करेंगे तो 48 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कितना था 16 प्लस बी, तो यहाँ पर 48 और यहाँ पर 2 को 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 2 को बी से करेंगे तो 2b। 48 में से माइनस कर दें 32 को, तो यहाँ पर 2b बचा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और ये 1 16 आएगा, 16 2b। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 16 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका b निकल जाएगा, यानी कि चौड़ाई निकल जाएगी, तो 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आपका चौड़ाई निकल गया। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, क्षेत्रफल निकालूँ अब आयत का, तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा, यहाँ पर लंबाई आपका 16 है और चौड़ाई क्या निकल गया आपका, चौड़ाई निकल गया 8। ठीक है, तो अब आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि 16 गुना 8, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 5, फिर 2, फिर 6, फिर 4। तो देखिए इसको हम 5 प्रकार से व्यवस्थित करेंगे तो इसका सेंटीमीटर जो है क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। पहला ऑप्शन है 36, फिर है 40, फिर सी ऑप्शन 38 और फिर डी ऑप्शन 37। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन हो 19वां स्थान दिया है, एक कम करके प्लस कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 37, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया था। प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो गया वो जो कि खुद से और 1 से डिवाइड हो, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। टोटल कितने नंबर 5 5, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, टोटल करके 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.6, यानी कि पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं का औसत क्या है।
13.1, 12.7, 12.9 और 15.1। देखिए 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, तो वो संख्या जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पर 10 अभाज्य संख्या 2, 3, 7, 5 जो भी है, इन सबको क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। जब आप इन सबको क्या करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29। अब टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 10 होंगे ना नंबर, तो यहाँ पर 10 कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बोला है, 10 नंबर है। इसको 10 आप इसको जोड़ेंगे तो 129 होगा। 129 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12.9। क्या आएगा, 12.9। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 1 से 100 तक की सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर की बात करूँ सह अभाज्य संख्या की, तो ये संख्या आप लोग भी लिख लिए इसको। ये इस तरह से आप लोग, ये सारे सह अभाज्य संख्याएं हैं, और इसको अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल कितने नंबर होंगे, 24 होंगे। ठीक है, टोटल 24 नंबर होंगे। तो इस तरह से आपके कितने नंबर हो गए, ये 24। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 17 जनवरी के भी लिए गए हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए, 17 या 18 के क्वेश्चन जो छूट गए थे वो लिए गए थे, और साथ में 20 जनवरी के पेपर के सारे क्वेश्चन लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, यही आज का टॉपिक था, और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ जितने क्वेश्चन मुझे पता चले मैंने उसके आंसर बताने का प्रयास किया है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।